केजरीवाल ने अपना रिजाइन दे दिया है, उनको वो मतलब यस, तो वो पॉलिटिकल न्यूज है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। यहाँ पे निपा वायरस है, निपा वायरस का मेन क्या है, जूनोटिक है, एनिमल टू एनिमल जूनोटिक यही होता है। और इसमें क्या है, अभी तक वैक्सीनेशन का क्या प्रोसेस है, अभी नहीं हो पाया ना, ठीक है, तो ये मेन है। ये यहाँ पे दिया है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था 2005 में। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में क्या है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट का वर्क है कि रोड के लिए कितना पैसा दिया गया और कैसे कैसे खर्च हुआ, वो गवर्नमेंट अपने वेबसाइट पे अपडेट करे कि हम लोग जाए, देखना चाहे तो हम लोग देखें। अगर हमें वो कोई गवर्नमेंट वेबसाइट पे चीजें नहीं है तो हम कंप्लेन करेंगे, और कंप्लेन करने की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो उनके खिलाफ एक्शन लेगी। कोई भी अगर पब्लिक ऑफिस है या बॉडीज है, अगर वो इस चीज को नहीं मेंटेन करती है तो वो इसको रेगुलेट करती है, ठीक है ना, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ढांगर कम्युनिटी है, अभी तक नोमैडिक में आते थे, ठीक है, अभी ये डिमांड क्या करते हैं कि दे वांट टू कम इनटू द एसटी कैटेगरी, ठीक है। नोमैडिक कैटेगरी का क्या मतलब होता है, नोमैडिक, नोमैडिक, नोमैडिक टाइप सेटल्ड नहीं होते हैं। जैसे आप लोग भेड़ बकरियों को देखते होंगे, लोग आते हैं दूर से लेके वो लेके दूसरे एरिया में जाते हैं, अब पॉस्चर लैंड जगह जगह पे जहाँ पे मिलेगा वहां रुकेंगे, तो नोमैडिक कम्युनिटी यही होती है। एसटी कम्युनिटी मेन है कि जो फॉरेस्ट एरिया में डिवेल करें, वहां पे रहते हैं। तो यहाँ पे ये डिमांड हमेशा रहता है एसटीज कैटेगरी में ज्यादा राइट्स हैं, तो हमेशा होता है कि इस कैटेगरी में हमें कर दिया जाए। अब ये है कि ढांगड़ जो है उनको है एसटीज में, ढांगर को नहीं है, थोड़ा थोड़ा है ना कि हम लोग एक दिन पढ़ रहे थे ना 4000 जातियां अभी कैटेगराइज करा गया है। अब 4000 में थोड़े थोड़े, जैसे मीना है, MEEN, मीना वालों को उनको एसटी की कैटेगरी है, और एक MIN है तो उनको नहीं है, उनको नॉर्मली जनरल कास्ट में रख देते हैं। तो यहाँ पे हमेशा डिमांड रहता है कि हमें भी एसटी कैटेगरी में रखा जाए। मेनली ये कहाँ पाए जाते हैं, महाराष्ट्र के एरिया में, दे बिलोंग टू महाराष्ट्र एरिया, ठीक है ना। यहाँ पे है, दिस इज द, ये तिरुवनंतपुरम का सीन है। तिरुवनंतपुरम में महापद्मनाभ स्वामी टेम्पल है, काफी फेमस। हाँ, टांगड़, ठीक है। यहाँ पे ये टेम्पल दिख रहा है, ये बहुत फेमस टेम्पल है, दैट इज द महापद्मनाभ टेम्पल। और ये कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम केरला में। अभी हाल ही में वहाँ पे मिला था कि उसके नीचे सोने के खजाने टाइप के मिले थे, काफी न्यूज में था 5-6 साल पहले। अब यहाँ पे लड़ाई होने लगी कि वो सरकार लेगी कि वहाँ का जो पहले का राजा था वो क्लेम कर रहा था, और जो मंदिर टेम्पल का ट्रस्ट था वो क्लेम कर रहे थे। अब बाद में ये हो गया कि निकाला जाएगा वो नीचे से बॉक्स जिसमें सोने हैं, तो वो टेम्पल गिर जाएगा, कुछ ऐसे कुछ लॉजिक वॉजिक दे रहे थे। बाद में सेटलमेंट नहीं हुआ, अभी ये कोर्ट में केस है कि किसके पास से जाना चाहिए। उसी टेम्पल के सामने जाइएगा तो देखिएगा बहुत बड़ा रोड है, उसी के रोड के सामने लोग परफॉर्म करते हैं, और ये जो परफॉर्मेंस यहाँ पे हो रहा है इसको कहते हैं तिरुवर्थकली। जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ का मोहिनीअट्टम है एंड कथकली है, तो एक और डांस फॉर्म है दैट इज द तिरुवर्थकली। ये पीसीएस के प्रीलिम से पूछ सकता है कि दिस बिलोंग, एक बार और मैं जूम करके दिखाता हूँ। तिरुवर्थी, तिरुवर्थीराकली। और वहां का क्या क्या है, कथकली, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द केरला, एंड मोहिनीअट्टम, ठीक है। यहाँ पे मेनली ये कब सेलिब्रेट करते हैं, एक तो होता है इनका धाऊ जो मंथ है, दिसंबर जनवरी के टाइम पे आता है, और जब ओणम मनाया जाता है, अभी ओणम फेस्टिवल 10 दिन का चलाया जा रहा है, ओणम, ठीक है, ओणम भी बोलते हैं इसको, ओणम, ठीक है। ओणम क्यों है, क्यों मनाया जाता है ओणम, उड़ीसा नहीं, गलत है, केरला में, मैं बात तो कर रहा हूँ, बहुत फेमस इसकी कहानी है, आप लोगों में ने भी देखा होगा। और भी मेन इनका एक ट्रेडिशनल रीजन है, बताइए। ओणम, बामन, वो बोना बामन का आपने स्टोरी सुना है,
कि एक महाबली राजा था केरला में, राक्षसों का राजा महाबली। वो तीनों लोक पे राज करता था। फिर विष्णु जी बामन, वो छोटा कद का बामन का वो करके जाते हैं। वो महाबली जो था वो काफी दानी था, तो उससे जाते हैं तो ये पूछता है क्या चाहिए आपको। तो वो पहचान जाता है कि ये मतलब ऐसे कहानी है कि ये देवता जीत नहीं पा रहे थे, फिर दौड़ते दौड़ते जाते हैं इंद्र के पास। ये सब आप लोग देखते होंगे टीवी सीरियल में, ये सब बहुत दिखाता है। तो जो विष्णु जी हैं वही बामन का रूप लेके आते हैं, वही बामन जाता है तो वो पहचान जाता है बाली। फिर भी कहता है ठीक है मांगे, वो बहुत बड़ा दानवीर रहता है तो बोलता है ठीक है जो मांगना है मांगे। तो वो कहते हैं 3 गज मुझे जमीन चाहिए। तो कहा कोई बात नहीं ले लो। तो उन्होंने पहले गज में पूरा जमीन अर्थ ले लिया, फिर दूसरे जमीन में पूरा आकाश, और तीसरा जमीन कहा बोलो कहाँ डाले। तो वो कहा कि हम बच्चे हैं, हमारा भी मतलब, तो उसको भी पैसे, आपने ये देखा होगा, अरे वो सीरियल में दिखाता है कि एक बामन खूब बड़ा होता है वो सीरियल में, फिर वो पूरा वो आकाश पताल सब नाप लेता है। तो लेकिन महाबली जैसे हम लोगों के लिए महाबली राक्षस मानते थे, लेकिन साउथ के लिए ही वॉज द हीरो, ठीक है ना। तो वही जब बामन वो विष्णु भगवान खुश होते हैं तो पूछते हैं बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वही बोलता है कि मैं अपने राज्य में एक बार 1 साल में आना चाहता हूँ। तो वही वो आते हैं, तो इसी समय ओणम के टाइम पे आते हैं, तो लोग वहाँ के अभी भी उसको ही अपना हीरो मानते हैं। तो वो अपना पूरा घर और सजा के रखते हैं कि वो महाबली हमारा असली राजा आ रहा है और ये आर्यंस हमसे धोखा किए थे। मतलब हमें लगता है कि वो राक्षस है, साउथ वालों को जो ये मनाते हैं उनको लगता है कि आर्यंस ने धोखा देके उनके लैंड को कब्जा कर लिया था। ठीक है, दिस इज द कॉन्फ्लिक्टिंग, मतलब अलग अलग व्यू है, लेकिन ओरिजिनल कहानी यही है। ठीक है, तो वहां पे बहुत अच्छे अच्छे लोकगीत है महाबाली के स्वागत में। लोग पूरा अपना घर सजाते हैं, सामने अपना फ्लावर और जैसे हम लोग क्या वो बनाते हैं रंगोली, वो सब चीजें वो लोग बनाते हैं। तो दिस इज द मेन स्टोरी बिहाइंड द ओणम। ओणम का मेन स्टोरी यही है, महाबली से ये रिलेटेड है, एंड दिस इज मेनली एसोसिएटेड विद दिस ऑल स्टोरी। इनका जो ये कपड़ा है वो 2 पीस के साथ व्हाइट साड़ीज, व्हाइट साड़ी मोहिनी अट्टम में भी देखिएगा कि व्हाइट साड़ीज का भी यूज होता है। क्लियर हो गया, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, जीएस पेपर 1। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज फ्रॉम द पीसेस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये 2 वीमेन को चुन सेलेक्ट किया गया फॉर द परिक्रमा। ये लंबे वॉयज के लिए जाएंगे और इनका नाम लिख लीजिएगा, लेफ्टिनेंट कमांडर ए रूपा एंड के डिल्ला। लेफ्टिनेंट कमांडर, सागर परिक्रमा इस टोटल प्रोजेक्ट का नाम है जो ये लोग पूरे घूमेंगे। इनका नाम है कमांडर ए रूपा, लेफ्टिनेंट कमांडर ए रूपा एंड के डिल्ला, DILN, पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। के डिल्ला DILN एक क्रिश्चियन नेम है, कोझिकोड की है। कोझिकोड कहाँ पे है? केरला में है। कोझिकोड को क्या कहते थे, ओरिजिनल नाम क्या है? कालीकट, वास्को डी गामा वही आया था ना घूमते घूमते। तो दिस इज द कोझिकोड, कल ब्यूटीफुल सिटी है, वहाँ का बीचेस जो है वो काफी सुंदर सुंदर है। हो गया। नेक्स्ट न्यूज इज अगेन फ्रॉम द करंट अफेयर्स, दिस इज पर्टिकुलरली फ्रॉम द ज्योग्राफी, जीएस पेपर 1। टाइफून ने हिट किया है, 3 देशों को हिट कर रहे हैं, ये म्यांमार, वियतनाम एंड लाओस। इस टाइफून का क्या नाम है? यागी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टाइफून? यागी। तो ये लिख लीजिएगा, अभी इस महीने में हिट किया है। और कौन कौन सा एरिया मेनली से इंपैक्टेड है? दैट इज द म्यांमार, वियतनाम एंड लाओस। ये मैचिंग कराने के लिए दे सकते हैं। लाओस, एशियन कंट्रीज का मैप खोलिए एक बार, तीनों को लोकेट कीजिए। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ये तीनों हैं, वियतनाम, म्यांमार जस्ट अपने बगल में जहाँ पे अभी सिविल वार का कंडीशन है, मिलिट्री वहाँ पे है। इंडिया ने इसको सिविलियन सपोर्ट, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट ऑपरेशन, क्या है ऑपरेशन का नाम है? सद्भाव। इंडिया जो ऑपरेशन के थ्रू इनका हेल्प करता है, जैसे अब इनके वहाँ तूफान आया, हम हेल्प करेंगे, हमारे वहाँ आएगा तो ये लोग करते हैं, ऐसे ही होता है। तो ऑपरेशन सद्भाव, द नेम ऑफ
ऑपरेशन दैट इज कंडक्टेड बाय इंडिया इज द ऑपरेशन सद्भाव। टाइफून का क्या नाम है? टाइफून साइक्लोन को कहते हैं इन द एरिया ऑफ द चाइना, जापान, फिलीपींस, इन सब के एरिया में, ठीक है। यागी नाम है, लिख लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज फ्रॉम द दिस इन्वायरमेंट, डोडो। डोडो आप देखिएगा, जितने भी फेमस राइटर हैं 19वीं सदी की और 18वीं सदी की, वो अपने बुक में डोडो को आप बड़ा एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ये मिथिकल है, ये पाया नहीं जाता है। माना जाता है कि ये एक्सटिंक्ट हो गया था, और ये एक्सटिंक्ट होने का मेन कई रीजन है। पहले माना जाता था कि ये बहुत ही आलसी टाइप का था, अब आलसी रहेगा तो अपने आप को बचाव नहीं कर पाएगा, कभी कोई भी अटैक करेगा तो। लेकिन बाद में पता चला कि इसका जो एक तरीके से जो नेचर था, नेस्टिंग का नेचर था। नॉर्मल बर्ड्स नेस्ट अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? पेड़ पे बनाते हैं ना, ये जमीन पे बनाता था। अब जमीन पे बनाता था, लेकिन उस एरिया में जहाँ पे ये मॉरिशस के एरिया में है, अफ्रीका के पास आइलैंड है मॉरिशस, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। वहाँ पे इंडियंस, बिहार के लोगों का काफ़ी पॉपुलेशन है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी बिहार के ही हैं, हमेशा वहाँ पे बिहार से लोग जीत जाते हैं इलेक्शन में, ठीक है। मॉरिशस में पहले इतना पॉपुलेशन नहीं था, तो वो सर्वाइव कर गया। लेकिन बाहर से जब ये पुर्तगीज शायद आए थे, तो पुर्तगीज या डच आए थे, तो उन्होंने जब आए तो उन्होंने पहले तो नॉन वेज खाना स्टार्ट कर दिया। उनको लगा इतना सुंदर, खाने में इतना टेस्टी है, तो पहला ये रीजन था। दूसरा रीजन ये था कि वो जमीन पे जब नेस्ट बनाता था, जो जो वहाँ के पिग, ये जो पुर्तगीज थे वो पिग भी खाते थे, और पिग का काफी बड़े लेवल पे पशुपालन भी करते थे, नेशनल ये एनिमल हस्बेंड्री। तो वो पिग जो होता है वो उनके अंडे को खा लेता था। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन ये है कि अच्छा डच आए थे, मेनली देवर द डच, ठीक है। और बिसाइड दैट कि वो जो गोट्स वोट्स होते हैं वो उनके अब जमीन पे है, तो उस पे जब जाएंगे चलेंगे तो वो फूट जाता था। दूसरा रीजन ये है। और तीसरा रीजन है कि उनके अंडों का जो रेट एंड कैट है ना, वो भी तोड़ देते थे, प्रे करते थे। या उनका जब चिकन छोटा रहता था, अभी चिकन को बढ़ने में टाइम लगता है ना, उसको लगेगा करीब कुछ नहीं तो 25-30 दिन, तब तक छोटा रहेगा। तो रैट और जो कैट होते हैं वो भी उन पे खा जाते थे। ये मेन रीजन यहाँ पे अभी जो सामने आ रहा है, ठीक है ना। याद रखिएगा, डोडो अभी कहीं नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ पिक्चरों में दिखता है, सुंदर सा है। ये जो हम लोग डोडो, जो मुर्गी दे, डोडो, डोडो तो अभी नहीं पता है, डोडो नहीं है कोई अभी। डोडो नाम कॉमन है इसीलिए आपको लग रहा होगा। डच आए थे, डच जब आए थे उसके बाद एक्सटिंक्शन स्टार्ट हो गया उन्हीं के कारण। उसके पहले तो वो सर्वाइव थे। ये उड़ नहीं पाते थे, लेकिन चलते तेजी से थे। इनके विंग्स जो है वो गायब हो गए थे धीरे धीरे, है होता है ना, इवोल्यूशन होता है। पहले इनके विंग्स थे, लेकिन धीरे धीरे आदमी वो काम नहीं करता तो आदतें छूट जाती है ना, तो ये धीरे धीरे उनको लगा कि सेफ है उस आइलैंड में, इनको कोई प्रे नहीं करता है। क्या होता है, जब आप एफर्ट मारते हैं तभी चीजें डेवलप होती हैं। तो इन्होंने जब अपने पंख का यूज कम कर दिया, तो इनके धीरे धीरे पंख गायब हो गए थे। थोड़े से बड़े होते हैं, जो ये हम लोग तक देखते हैं ना, उनसे हल्का सा इनकी हाइट बड़ी होती है, गीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम कवर कर रहे हैं, दैट इज अगेन फ्रॉम द बेसिक साइंस। नॉर्मली नॉइज होता है, अभी होगा दीपावली में, आप लोग अगर शांति से पढ़ना चाहते हो, कहीं पे बहुत ज़्यादा हो, तो आप लोग हेडफोन लेके आएंगे। और हेडफोन में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, दैट इज द एक्टिव नॉइज कंट्रोल। यही टेक्नोलॉजी ये यूज करके जितना भी बाहर का नॉइज होता है उसको कंट्रोल करते हैं। अब कभी भी जब वेव जनरेट होता है, तो वहां पे 3 कंडीशन होता है। एक तो डिस्ट्रक्टिव वेव होगा। वेव क्या होगा, आपने साइंस में पढ़ा होगा, ऐसे ही चलता है ना। अगर 2 वेव सेम एम्पलीट्यूड पे मिले, ऐसे ये भी 2 मिल जाए एक ही पे, तो ये दुगुना स्ट्रेंथ हो जाएगा, जो ओवरऑल वैल्यू होगा। अगर एक हो और एक का लो, यहाँ पे इसको डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। एक को कंस्ट्रक्टिव कहेंगे, एक को डिस्ट्रक्टिव कहेंगे। डिस्ट्रक्टिव में क्या करेगा, ये कैंसल आउट कर देगा एक दूसरे के इंटेंसिटी को। जो हमारे हेडफोन नॉइज को कैंसिल करता है, एक्टिव नॉइज कंट्रोल, इसमें हम डिस्ट्रक्टिव वेव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का यूज करते हैं। इंटरफेरेंस की मतलब 2 वेव को आपस में ओवरलैप कर रहा है। फिजिक्स में पढ़ा होगा क्लास 12 में, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट लगता है। क्लियर? बस ये लिख लीजिए, दिस इज द एक्टिव नॉइज कंट्रोल टेक्नोलॉजी। और इसका जो यूज होता है मेनली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
लाइट की प्रॉपर्टी हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू कवर इज फ्रॉम द इंडिया का जो यूक्रेन और रसिया के साथ हम रिलेशन देख रहे हैं। तो कंटिन्यूसली हमने देखा कि अभी मोदी जी गए, दोनों जगह विजिट करके आए। फिर हमने देखा कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, कौन है, अजीत डोवाल, वो गए हैं। अभी वो ब्रिक्स के समिट पे है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जो मीटिंग है। तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि आप कंटिन्यूसली हैं, चाइना से भी बात चल रही है। चाइना ने कहा, चाइना से हमारी जब बात चल रही है तो हमने कहा कि ऑलरेडी हमारे जो बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यही है ना एलएसी हमारा और चाइना के बीच में, वहाँ पे ऑलरेडी देयर इज द कॉन्फ्लिक्ट, आपस में आर्मी एक दूसरे के सामने खड़ी है और झड़प भी हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप पहला रिजॉल्व कीजिए। तो इन्होंने इंडिया में बोला है कि हम ऑलरेडी 75% जगहों पे जहाँ पे भी झड़प का कंडीशन था उसको रिजॉल्व कर लिया है, बच्चे हैं 25%। तभी ना जब आप अपना रिजॉल्व ही नहीं कर पा रहे तो यूक्रेन और रसिया का वार कैसे रुकवा देंगे। तो यहाँ पे यही बात हुई। अभी एस जयशंकर का कमेंट आया था इस पे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है एस जयशंकर। ओके, फिर यहाँ पे आ रहा है कि आगे ये बोल रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि कंटिन्यूसली कितना भी इन्वॉल्वमेंट है। अभी हमने देखा था कि स्विस पीस समिट भी हो रहा था, उसके बाद भी कंटिन्यूसली है, वहाँ पे रसिया का पार्टिसिपेशन नहीं है, इंडिया का पार्टिसिपेशन नहीं है, ये वेस्टर्न इनिशिएटिव है। लेकिन यहाँ पे है कि इंडिया का जो हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर का असर क्या है, कोई असर नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी कंटिन्यूसली कोक्स रीजन में किसने अटैक किया था, यूक्रेन ने अटैक किया था, काफी इंटरनल एरिया में घुस गए थे। रसिया उसके बाद रिटेलिएट किया था, बमबारी किया था इनके एरिया में जहाँ पे भी इन्होंने कैप्चर किया है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप आइडियलिस्टिक वे में किसी फॉरेन पॉलिसी को डील नहीं कर सकते हैं कि मैं बहुत शांति प्रस्ताव लेके जाएंगे, उनके दिल में बदलाव होगा। कहीं ना कहीं जो भी नेशन अगर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में होते हैं तो उनका नेशनल इंटरेस्ट होता है, वो नेशनल इंटरेस्ट आपके इमोशन से कहीं ऊपर जाता है। जब तक नेशनल इंटरेस्ट रिजॉल्व नहीं होगा तब तक चीजें नहीं होगी। बहुत रेयर केस में आइडियलिस्टिक कंडीशन होता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है वो आइडियलिस्टिक नहीं है। ह्यूमन नेचर क्या है, प्रैक्टिकल है। हम लोग डिजायर, लालच सब भरा पड़ा है। तो कहीं ना कहीं बहुत रेयर केस में आइडियलिस्टिक चीजें इंप्लीमेंट होते हैं। इसीलिए आपको कहाँ पे जा रहे हैं, हाँ मतलब हमारा भी अपना दिखाना है लोग, तो उनको भी तो अपना, जैसे रसिया को चाहिए कि उनको बफर जोन चाहिए कि उधर से नाटो ना आए, और यूक्रेन को चाहिए कि रसिया का जो है कि कभी इनक्रोच कर रहा है तो वो ना हो। तो दोनों का अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट है। जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा बाहरी पावर कुछ भी करके फोर्स करके कुछ करा नहीं सकते। यही यहाँ पे टोटल डिस्कशन है। यहाँ पे है कि जो हमारा ह्यूमनिस्टिक टच ऑफ द इंडियाज मिनरल इकोसिस्टम, मेन यहाँ पे डिस्कशन है कि जितना भी मिनरल्स एरिया है वहाँ पे काफी विरोध चल रहा था कि हम माइंस को यूज करते हैं और वहाँ को पोल्यूशन करने के कारण जो लोकल लोग हैं उनको काफी निगेटिव इम्पैक्ट होता है कि आप उनके एक तो लाइवलीहुड खत्म कर देते हैं, जाके आप पूरा नीचे से निकाल लेते हैं जमीन के, फिर वहाँ पे खोखला खोखला बचता है, ना खेती हो पाती है और ना ही जंगल बचते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब आप माइनिंग करते हैं तो केमिकल्स जो है वो नीचे भी पानी में सीपेज करके जाते हैं, और जो वाटर बॉडीज है, किसी कहीं तालाब है कहीं पे नदी है, तो वो भी पल्यूट करते हैं। तो उसके लिए मोदी जी ने एक लेके आए थे प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की, जहाँ पे भी ये खनिज एरिया है, माइनिंग एरिया है, वहाँ के लोगों के लिए कल्याण करेंगे। यहाँ पे डिबेट ये भी चल रहा था कि जो माइनिंग पे मेन अभी पावर होता है स्टेट का होता है कि सेंटर का होता है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो टैक्सेशन का पावर होगा दैट विल बी विद द, किसके साथ होगा, स्टेट के साथ होगा। और यहाँ पे था कि जो यूनियन है वो केवल रेगुलेट करेगा। रेगुलेट का मतलब कि उस एरिया में किस तरीके से स्कूल डेवलप किया जाए, या जो भी चीजें हैं रेगुलेशन, कि पोल्यूशन का क्या लेवल होना चाहिए, आप माइनिंग करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें यूज करेंगे। जैसे होता है ना कि आप माइनिंग कर रहे हैं, उसके बाद पानी जो वहां से आपका निकलेगा तो पहले ट्रीट करेंगे तब किसी वाटर बॉडी में रिलीज करेंगे, यही सब रेगुलेशन होता है। डेवलपमेंट होता है कि आप जो पैसे यहाँ पे निकाल रहे हैं तो उसका जो पैसे टैक्स से या कैसे भी मिलेंगे उसका कैसे यूज होगा, हॉस्पिटल बनाने में, वहाँ के लोगों के लिए स्कूल्स बनाने में, रोड बनाने में, जो वहाँ पे पार्क हैं जहाँ पे लोग आके खेले या एक्टिविटीज करें उसमें होगा, यही सब होता है ना। तो डेवलपमेंट में ये था कि जो भी पैसा है उसका टैक्स का पैसा उसको मैक्सिमम हम उसी एरिया में इन्वेस्ट करें, ये था, ताकि लोग असंतुष्ट नहीं होना। और फिर माइनिंग एरिया में जितना भी जॉब दिया जा रहा है मैक्सिमम से किसका होना चाहिए, जो लोकल्स के हैं उनका होना चाहिए, तभी तो वो अलाउ करेंगे। या
एक तरीके से एथिकली तभी भी तो सही है। तो दिस इज द मेन एनालिसिस ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है ना, यही यहाँ पे इन्होंने बोला है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द लाइवलीहुड, इसका मतलब यही हुआ कि आप लंबे टाइम तक सस्टेनेबिलिटी कैसे होगी। माइनिंग का है कि माइनिंग का एक पर्टिकुलर टाइम के बाद माइंस खत्म हो जाएंगे ना, गोल्ड हो, कोल्स हो, आयरन हो, जिंक हो, जो भी है वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद वहां के लोगों की सस्टेनेबिलिटी कैसे बनेगी, इसी के लिए ये मेन एक्ट बनाते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है, अगेन दिस इज टॉकिंग अबाउट द रियलाइजिंग द रूरल अर्बन कंटिन्यूअम। कंटिन्यूअम का मतलब होता है कि आप कोई चीज को अलग अलग सेपरेट तरीके से डील नहीं कर सकते हैं। हमेशा चीजों को, कुछ चीजें होती है कनेक्टेड वे में आप डील करिएगा, तभी चीजें जाके रिजॉल्व होंगी। जब भी जैसे आप कोई भी, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि आपको यूपीएससी का क्वेश्चन कैसा होता है, कनेक्टेड होता है। करंट अफेयर्स केवल भी पढ़ के नहीं होगा और केवल स्टैटिक भी पढ़ के नहीं होगा। जब आप करंट अफेयर्स को स्टैटिक पार्ट से कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो चीजें जाके रिजॉल्व होंगी, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर अर्बन एरिया के लिए आप अलग स्कीम बनाए और रूरल एरिया के लिए अलग बनाए और सिटीज के लिए जो बड़े म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनके लिए अलग बनाए, तो वो नहीं सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि जैसे अर्बन एंड रूरल एरिया के बीच में वाटर जो वेस्ट होता होगा आपको ट्रीट करना होगा। आप एक स्कीम में पैसा दे रहे हैं कि केवल अर्बन एरिया के लिए ही वाटर ट्रीटमेंट होगा, और बगल में अगर रूरल एरिया है वहां का आप वाटर ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी तो पासी की नदी में जाएगी ना, तो ओवरऑल डिग्रेड करेगा। ओवरऑल जो बीमारी अगर किसी आपके बगल में, गोरखपुर के बगल में मानिए खजनी है, खजनी में कोई आपका बीमारी हो गया, फैल गया, तो गोरखपुर तक आएगा ना फैल के वहां से कहीं ना कहीं। तो आपको जब भी डील करते हैं चीजों को तो कनेक्टेड वे में कीजिए, आप इंटीग्रेटेड वे में कीजिए। जैसे इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट इस समय 2 स्कीम चला रही है, एक चला रही है स्वच्छ भारत मिशन और दूसरा चला रही है अटल मिशन फॉर द रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। रिजुवनेशन का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा रिन्यू करना, होता है ना कि जान डालना। जैसे होता है कि कोई फ्लैट है, मकान है, टूटा हुआ है, फिर से आप उसको क्या करते हैं, रिनोवेट करते हैं, दोबारा उसको आप पेंट ओंट कराते हैं। जहाँ प्लास्टर टूटा हुआ है वहाँ पे प्लास्टर करवाएंगे, जहाँ पे चीजें रेलिंग नहीं है तो रेलिंग लगवाएंगे। सेम ऐसा है कि रिजुवनेशन, चीजें टूटी फूटी है उसको आप दोबारा रिन्यू कराते हैं। तो यहाँ पे है कि ये जो आमरूत है, इसका शॉर्ट फॉर्म में आमरूत कहते हैं। अमृत अर्बन एरिया के लिए है, एंड भारत स्वच्छ मिशन जो है मेनली फोकस इनटू द रूरल एरिया। रूरल एरिया में वहां पे मेन ये कर रहे हैं कि वहां पे डेफिकेशन फ्री, कि लोग ओपन में जाके शौच न करें, यही है। लेकिन अर्बन एरिया में तो ये इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि जब आपका ऑलरेडी टॉयलेट बना लिया तो वहां से वेस्ट निकलेगा, आप ड्रेनेज सिस्टम से निकालते हैं। तो दूसरा काम क्या हो गया कि एक तो जो ड्रेनेज से निकल रहा है उसको ट्रीट करें, क्योंकि नदी में जाएगा, फिर वही पानी रिट्रीट होके आपको वापस आएगा रिसाइकिल होके। अगर उसको सही से ट्रीट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी नदियाँ, आपके तालाब, आपका जो नीचे भी तो सीपेज जाता है। आप किसी तालाब में, बड़े तालाब में नाली का पानी भेज रहे हैं तो वो नीचे भी तो सीपेज करके जाता होगा, तो जो आपका नीचे का वाटर स्टोरेज है जहाँ पे भी होगा वहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। तो ये था कि अर्बन एरिया में हम अमरूद के थ्रू इसको जितने भी ट्रीटमेंट है वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस करेंगे, खासकर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का सीपेज का चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इसके द्वारा जो फंडिंग होगी दैट विल बी द स्टैट्यूटरी टाउन्स, ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स। यहाँ पे तीन तरीके के मेन टाउन्स होते हैं, स्टैट्यूटरी टाउन्स, फिर होता है सेंसस टाउन्स, और तीसरा होता है कि अर्बन विलेज। अर्बन विलेज मीन्स जस्ट अभी छोटा सा विलेज है, हल्का हल्का वहाँ पे मार्केट खुलने स्टार्ट हो गए, थोड़ा सा सिटी लाइफ वाली हल्का सा ट्रांजिशन हुआ। फिर होता है कि सेंसस टाउन। सेंसस टाउन का जो डिफिनीशन है वहाँ पे होता है कि पॉपुलेशन उस एरिया का 5000 से ज़्यादा हो गया और वहाँ के जो लोग हैं लाइवलीहुड का मेन 75% से ज़्यादा लोग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। क्लियर हो रहा है? पहला है सेंसस टाउन का कि वहाँ पे जो आबादी है वो 5000 हो जानी चाहिए, और दूसरा क्या है, लाइवलीहुड, जो लोग हैं वो खेती की जगह पे ज्यादा से ज्यादा दुकान, सर्विसेज एंड अदर एरिया में इन्वॉल्व हो, तब जाके सेंसस टाउन होता है। स्टैट्यूटरी टाउन जो होता है उसमें ये होता है कि ऑलरेडी वो बाय द गवर्नमेंट उसको
डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये म्यूनिसिपल एरिया है, वहां पे जो कंडक्ट होगा इलेक्शन वो म्यूनिसिपल रूल के थ्रू होगा, जितनी भी गवर्नेंस होगा वो म्यूनिसिपल रूल के थ्रू होगा। क्लियर हो रहा है? स्टैट्यूटरी टाउन, सेंसस टाउन्स एंड द अर्बन विलेज, तीन तरीका है। अर्बन विलेज जस्ट अभी गांव से वो एक अर्बन एरिया में ट्रांजिशन हो रहा है। यहाँ का जो सेंसस टाउन है 5000 से ज्यादा पॉपुलेशन होना चाहिए और 75% जो वहाँ का पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। क्लियर? अब यहीं पे मेन डिस्कशन हो रहा है कि जैसे केरला में है 90% जो वहाँ के टाउन है वो अर्बन एरिया में ट्रांजिशन कर चुके हैं। अब यहाँ पे दिक्कत है कि आमदूत जो है वो स्टैट्यूटरी टाउन को सिर्फ करेगा और अमरूद का जो है कि ऑल स्टैट्यूटरी टाउन में हो गया। इसके पहले वो धीरे धीरे ग्रेजुअली 500 टाउन को अपने अंदर में लिए थे, अब कर दिए हैं कि ऑल। तो अमरूद का जो है ना ये अटल मिशन फॉर द रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये लिख लीजिएगा। इसका जो अभी है क्राइटेरिया ये ऑल स्टैट्यूटरी टाउन को इंक्लूड करता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी इसको बढ़ाया है, पहले ये 500 सिटीज को कर रहा था। And this is mainly for the water treatment into the urban area. Urban. Atal mission for treatment of the waste, liquid waste management. जो हमारे घर से जितने भी ड्रेनेज से निकलता है या जो भी हमारे घर से कूड़ा निकलता है लिक्विड फॉर्म में, उसको ये ट्रीटमेंट करने के लिए मेन फोकस कर रहे हैं। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था टू इंक्लूड द लोकल बॉडीज इनटू द रूरल एरिया। जो विलेज पंचायत आप लोग देखते होंगे उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और रेगुलर बेसिस पे वहाँ इलेक्शन हो और वहाँ का पंचायत का इलेक्शन हो, ग्राम पंचायत हो, उनको फंडिंग हो, उसके लिए हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था। और व्हाट? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, PRI उसको कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमने अमेंडमेंट किया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये अर्बन एरिया में जो लोकल बॉडीज होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज और जितने भी ये लोकल एरियाज के गवर्नेंस होते हैं एट द ग्राउंड लेवल, उसको हमने 74th अमेंडमेंट के द्वारा लाया था। इसको अर्बन लोकल गवर्नेंस कहते हैं। अर्बन लोकल गवर्नेंस के लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 73rd के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये सब पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जिला पंचायत का इलेक्शन सुना होगा, ये PRI के थ्रू होता है जिला पंचायत। और क्या आप लोग सुनते हैं? ब्लॉक प्रमुख का भी इलेक्शन होता है, दैट इज अंडर द PRI। जिला पंचायत पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के थ्रू होता है। और जो आप लोग मेयर का इलेक्शन सुनते होंगे ये शहरों में होता है, दैट इज अंडर द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अर्बन लोकल गवर्नेंस। क्लियर? दिस इज, हाँ, ये वार्ड मेंबर का जो होता है, फिर उसके बाद मेयर का होता है। सेवेंटी-फोर्थ फॉर द 73rd, या 73rd अमेंडमेंट है, 73rd। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज ए क्रूशियल इलेक्शन इन द श्रीलंका। श्रीलंका में इलेक्शन होने वाला है 21 सितंबर को होगा, ठीक है। जो कंडीशन बांग्लादेश में, सेम कंडीशन अभी यहाँ पे श्रीलंका में 2 साल पहले देखने को मिला था। जैसे शेख हसीना भाग के आई हैं, वही हाल वहाँ के जो गोटाबाया राजा पक्ष थे उनका हाल हुआ। उनका भी वही था। 2009 में श्रीलंका में युद्ध चल रहा था, सिविल वॉर बिटवीन द तमिलियंस एंड द सिंघलीज, ठीक है। अब उसमें सिंघलीज जीत गए। सिंघलीज आर द बुद्धिस्ट एंड तमिलियंस आर द, एक रीजनल है, वो हिंदू भी होते हैं और मुस्लिम भी होते हैं, लेकिन जो तमिलनाडु हमारा स्टेट है उसके मेन वो बिलोंग करते हैं। वो 100-200 साल पहले जब अंग्रेज आए थे और उनको प्लांटेशन स्टार्ट करना था, श्रीलंका में प्लांटेशन के लिए अच्छा जमीन था, लेकिन वहाँ मेहनत बहुत करना पड़ता था, प्रॉफिट ज़्यादा था, लेकिन मेहनत करने को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने इंडेंचर्ड लेबर, इंडेंचर्ड लेवल का जैसे एक तरीके से जो स्लैब से कंपेयर किया जा सकता है कि पैसा दिया जाएगा थोड़े बहुत, तो उनको दिन रात खेत में काम करवाते थे, वही लेके गए। धीरे धीरे वो डेवलप हो गए, क्योंकि तमिलनाडु के लोग ऑलरेडी, इंडिया में भी तमिलनाडु एक डेवलप्ड स्टेट है, वहाँ का आप देखिएगा
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वो काफ़ी हाई हैं और स्टेट्स के कंपेरिजन में। तो डेवलप कर गए, लेकिन है माइनॉरिटी में, तो अब सारा सिंहलीज उन्हीं पे आरोप लगाते हैं कि हमारा जॉब खा जा रहे हैं, डोमिनेंस कर रहे हैं। तो इन्होंने अपना लैंग्वेज इम्पोज कर दिया था। उसके बाद उनमें आपस में लड़ाई होने लगा। जो तमिलियंस थे वो डिमांड कर रहे थे कि हमें इक्वल सिटीजन्स का वो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। अब जो कमजोर होता है, जो हमेशा माइनॉरिटी में होता है, वो क्या करेगा? युद्ध शुरू करेगा, गोरिल्ला वार टाइप का। उन्हीं को बाद में हम टेररिस्ट एक्टिविटीज के नाम से कहते हैं। उनका एक LTTE के नाम से एक ग्रुप फॉर्म हुआ था, ठीक है। ये आप पोस्ट इंडिपेंडेंस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मैं शॉर्ट में कहानी टाइप का बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, जैसे कि लश्कर ए तोयबा हम पढ़ते हैं ना, इंडिया पे अटैक करते हैं, वो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज है। वो वैसा ही इनमें श्रीलंका में था, ठीक है। क्लियर हो रही है? LTT और इनके बीच में एकदम क्लियर कट लड़ाई हुआ था 2009 में। 2009 में हमने भी सपोर्ट किया था श्रीलंका को, कि हम चाहते थे कि ये युद्ध का अंत हो जाए। पहले इंडिया नेगोशिएट करवा रहा था बीच में, क्योंकि हमारा तमिलनाडु के लोग हमारे तमिलनाडु के स्टेट से कनेक्टेड है, और तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट पे हमेशा प्रेशर बना के रखते हैं कि आप LTTE का और तमिलियंस का सपोर्ट कीजिए। इंडिया सपोर्ट भी कर रहा था। वहाँ पे एक 13th अमेंडमेंट एक्ट काफी फेमस है, जो हम श्रीलंका के लिए प्रपोज किए थे। 13th अमेंडमेंट एक्ट वहाँ के श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में लाना चाहते थे, ताकि तमिलियंस को बराबर अधिकार मिल सके। होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप करते हैं तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हम क्या चाहते थे? श्रीलंकन्स एंड द तमिलियंस, सिंहलीज एंड तमिलियंस में इक्वालिटी है। चीजें क्लियर हो रही हैं? 2009 का जो लड़ाई हुआ फाइनल, उसमें श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी, आर्मी थी, उन्होंने टोटल पूर्ण रूप से हरा दिया, गायब हो गए श्रीलंकन जो LTTE था। इंडिया को भी राहत का सांस मिला। तो उस समय जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, गोटाबाया राजापक्षे थे। यहाँ पे कहीं नाम लिखा होगा, यहाँ पे गोटाबाया राजापक्षे ये थे। अब उनके अंडर में लड़के कर दिया तो हीरो टाइप का हो जाता है ना आदमी, तो बम्पर मेजोरिटी से जीते। लेकिन धीरे धीरे जब आदमी जीत जाता है तो होता है ना, लोगों को सिर्फ युद्ध के बाद ये भी तो है कि आप उनको दाल चावल रोटी सब्जी भी सस्ते दाम पे दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, रोड दीजिए, हेल्थ दीजिए, एजुकेशन दीजिए, इसका डिमांड चलता है। जैसे तेलंगाना में ये जीत गए, क्या नाम था इसके पहले वाले, चंद्रशेखर राव, राज चंद्रशेखर राव ही थे ना, अभी हार गए हैं, फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई है तेलंगाना में। वो आंध्र प्रदेश के डिवीजन के लिए, चंद्रबाबू नायडू तो आंध्र प्रदेश के हैं, लेकिन चंद्रशेखर राव जो हैं वो पहले चीफ मिनिस्टर थे। अभी उनको रेवत रेड्डी ने हरा दिया है। तो अभी तो रेवत रेड्डी कांग्रेस की गवर्नमेंट है तेलंगाना में। तो उनकी भी गवर्नमेंट तेलंगाना में इसलिए आई थी क्योंकि वो आंध्र प्रदेश से सेपरेट स्टेट की बात कर रहे थे, और 2013-14 में लड़के इन्होंने दिलवा दिया, तो लोगों ने चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद आप उसी नाम पे हमेशा थोड़ी वोट ले सकते हैं। उसके बाद लोगों को जो डेवलपमेंटल चीजें होती है वो मांगते हैं ना। तो यही हाल यहाँ पे आया गोटाबाया राजापक्षे का। तो गोटाबाया राजापक्षे थोड़ा सा एंटी इंडिया उनका वो स्टैंड था। तो वो श्रीलंका चाइना के ज्यादा सपोर्ट में आ गए थे। अब चाइना को इन्होंने कई अपने पोर्ट दे दिए थे, पोर्ट दिया लीज पे। अब चाइना का ये है कि हम लोगों ने एक दिन पढ़ा था ना, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी वो करते हैं कि पहले उधार का पैसा देंगे, फिर कहेंगे कि चलो तुम्हारा पोर्ट बनवा दूं पैसा देके, फिर उन पर इतना ज़्यादा कर्ज हो जाएगा कि वो कहेंगे फिर इंटरेस्ट दो, फिर इंटरेस्ट दे ही नहीं पाते तो फिर कहेंगे ये हमारे नाम से 99 साल के लिए लिख दो, फिर अपना वो ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स एंड पावर दिखाने रहते हैं। फिर जब वो अगर कोई गवर्नमेंट पैसा वापस नहीं कर पाती तो क्या होता है, उसकी करेंसी की वैल्यू घटने लगती है। आप डिफॉल्ट करने लगते हैं ना, जब करेंसी की वैल्यू डिक्रीज करने लगती है तो चीजें इनफ्लैट होने लगती हैं। होता है ना, जब करेंसी की आपकी वैल्यू ही नहीं होगी, तो आप 100 रुपए की जो चीज पहले खरीदते थे आप 1000 में भी खरीदे तो उस करेंसी की वैल्यू नहीं होगी। होता है ना, यही कंडीशन श्रीलंका में आया था। वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन का केस था, वहां पे प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गया, लंबे लंबे ये इलेक्ट्रिसिटी कट होती थी तो इसको लेके विरोध हो रहा था, तो उनको एक समय के बाद भागना पड़ा था, ठीक है। उसके बाद वहीं के दूसरे विक्रम सिंघे हैं, रणनील विक्रम सिंघे, इन्होंने आके संभाल लिया था 2 साल तक। ऐसा लग रहा था कि स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, लेकिन रणनील विक्रम सिंघे ने थोड़ा सा संभाला। अब इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद हम देखते हैं कि क्या कंडीशन होता है। जो वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था, जनता अरगलया, अरगलया ये लिख लीजिएगा, इस नाम से हो रहा था। पीसीएस में ये पूछ सकता है कि न्यूज में था जनता अरगलया, कहाँ से ये एसोसिएटेड है और इसका क्या मीनिंग होता है। इसका मीनिंग होता है पीपुल्स स्ट्रगल। ये श्रीलंकन जो सिमहलीज है वो उस लैंग्वेज में है।
सिंहला टॉम। श्रीलंका का इंडिपेंडेंस और मिला, ये भी नोट कर लीजिएगा। दीज आर फॉर द पीसीएस प्रीलिम्स। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस 1948 में मिला था। हो गया। कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट? नेक्स्ट है थोड़ा सा बेसिक साइंस है, जो हम लोग रेडियो एफएम ये सब यूज करते हैं, अब रेडियो पे गाना वाना सुनते हैं ना, वो हमेशा फ्रीक्वेंसी एएम एफएम में लिखा होता है। मतलब ये बता रहे हैं जैसे कम्युनिकेशन का क्या वे होता है, फ्रीक्वेंसी वेव जब प्रोपोगेट करता है वही इंफॉर्मेशन लेके जाता है। इन्होंने ये समझाया कि वेव का जो प्रोपोगेशन होता है या जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो हम फ्रीक्वेंसी काउंट करें और दूसरा चीज होता है कि हम एम्पलीट्यूड काउंट करें। क्या होता है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है एम्पलीट्यूड? जैसे वेव का फिर से बनाता हूं, ऐसे ही वेव चलता है। हाँ, फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? अच्छा एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे ये है, इसमें एम्पलीट्यूड कौन सा है? ये जो डिस्टेंस होता है यही होता है। ये आप कितने पावर से चीजें लगाते हैं वही एम्पलीट्यूड बनाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा कि एक सेकंड में कितना ज्यादा ये सर्कल बना रहा है, वही होता है ना। और वेवलेंथ क्या होगा कि एक सर्कल करने के लिए वो डिस्टेंस कितना ले रहा है, यही होता है। अब ये बोल रहे हैं कि एक जैसे पत्थर, इन्होंने सिंपल भाषा में समझाया कि एक तालाब है, पत्थर फेंका तो वेव बनता है। आपने लगातार पत्थर फेंकना स्टार्ट किया और बीच में तालाब में नाव भी है, तो नाव क्या करेगा? नाव भी ऊपर नीचे होएगा, जो वेव फ्लो होगा उसी के साथ। पत्थर की अगर फ्रीक्वेंसी आपने तेज कर दी की तो नाव की फ्रीक्वेंसी तेज हो जाएगी। तो इन्होंने इससे समझाया, तो दैट विल बी बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखिए और आप उसका एम्पलीट्यूड चेंज कीजिए। एम्पलीट्यूड चेंज करने के लिए क्या करेंगे? पहले छोटा पत्थर, फिर बड़ा पत्थर से ज्यादा वो इम्पैक्ट आएगा, तो जो एम्पलीट्यूड होगा ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा देंगे। तो इन्होंने ये समझाया कि दिस इज द वे वी काउंट। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द लॉन्ग ये वेवलेंथ, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा कि आप पत्थर कितने ड्यूरेशन पे फेंकते हैं, फटाफट उठा के फेंकना कीजिए और वहां पे पत्थर का साइज सेम रखिए, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, तो इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। आप दूर बैठ के नाव को सिर्फ देख रहे हैं तो नाव का जो वेविंग है उससे आपको ओवरऑल पता चलेगा कि किस तरीके का फ्रीक्वेंसी जाएगा। सेम इन्होंने ऐसे मैसेज को समझाया कि मैसेज जो फ्लो होता है, एक तो फ्रीक्वेंसी कभी कभी कॉमन रखते हैं, कभी कभी हम एम्पलीट्यूड को वेरी करवाते हैं, कभी कभी फ्रीक्वेंसी को वो वेरी करवाते हैं। ठीक है, आपका जब बेसिक साइंस का क्लास लगेगा तो और इसको डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस न्यूज। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि जो आप एम्पलीट्यूड और जो ये फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं ना, पत्थर की साइज और पत्थर की ड्यूरेशन को, वही है मॉड्यूलेशन। इसी को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। उसी को लेके आप कंट्रोल करते हैं, उसी को लेके आप इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं। दैट इज बेस्ड ऑन द एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी। ओके, so this is all about from the today's news. Here we will conclude our session. Thank you for joining the session. All the best.